Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We are doing chapter 7 which is Revolt of 1857, and in the last lecture we finished at the reasons for the failure of the revolt of 1857, and today we will be continuing with the Hindu-Muslim unity factor. Okay, but before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। तो आज हम लेक्चर में देखेंगे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी का क्या रोल था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, एंड देन वी विल बी सीइंग दी nature of the revolt. Okay, that what are the different interpretations of the revolt of 1857 by various historians. ठीक है, okay, so during the entire revolt there was a complete cooperation between Hindus and the Muslims at all levels, whether they were the civilians, okay, whether they were the sepoys, that is the soldiers, or whether they were the leaders, जो different revolts के leaders थे, ये जितने भी sections of people थे इनमें whether they were Muslim or they were Hindu, दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हमको देखने को मिला है, एक कोऑपरेशन देखने को मिला है. ओके, सो ऑल रेबल्स एक्नॉलेज्ड बहादुर शाह जफर एज मुस्लिम, सॉरी द एम्परर. ओके, हमने देखा था बहादुर शाह जफर को सिपाहीज ने क्या प्रोक्लेम कर दिया, लीडर ऑफ द रिवोल्ट प्रोक्लेम कर दिया था. एंड मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस, मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स, दे ऑल्सो सपोर्टेड, दे ऑल्सो गेव देयर सपोर्ट टू दी लीडरशिप. ओके, अपनी लॉयलिटी उन्होंने प्रोक्लेम कर दी थी, एंड दी लोकल मासेस एज वेल, दे अग्रीड टू दिस लीडरशिप. ओके, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू मौलाना आज़ाद जी कहते हैं दैट, वेट अ मिनट, हु इज मौलाना आज़ाद? ही इज नन अदर देन द लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. ओके, एक्चुअली इनका जो एक्चुअल नेम था इट वॉज अबुल कलाम आज़ाद, बट इनको जो नेम बाद में मिला था इट वॉज मौलाना आज़ाद. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं दैट टू फैक्ट्स स्टैंड आउट क्लियरली इन द मिड्स ऑफ द टैंगल्ड स्टोरी. ये जो उलझी हुई कहानी है 1857 के रिवोल्ट की, इसमें हमको दो फैक्ट्स नजर आते हैं. पहला, मौलाना आज़ाद जी कहते हैं दैट यूनिटी थी दोनों के बीच में, मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में. ठीक है, एंड दी सेकेंड, वो कहते हैं दैट डीप लॉयलिटी थी विच द पीपल फेल्ट फॉर दी मुगल क्राउन. सेम थिंग, बहादुर शाह जफर को लेके, बहादुर शाह के प्रति इन लोगों की लॉयलिटी हमें देखने को मिलती है. ठीक है, तो मौलाना आज़ाद जी का ये कहना था. ओके, नेक्स्ट है आपकी that rebels and the sepoys, both Hindu and Muslims, respected each other's sentiments. एक दूसरे की भावनाओं का उन्होंने रिस्पेक्ट किया, कदर की. इसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है that they both rebelled against that greased cartridge. अगर आपको याद होगा, जो कार्ट्रिज एनफील्ड राइफल थी उसका जो रैपिंग पेपर था, क्या र्यूमर फैल गई थी कि इसका जो रैपिंग पेपर है इसमें फैट का ग्रीजिंग है, काऊ के फैट का या फिर पिग के फैट का, और दोनों के ही सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, राइट. और ऐसा नहीं है कि किसी एक ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, दे रिस्पेक्टेड दैट येस आवर रिलीजन इज एट स्टेक, सो दे टुगेदर रेबेल्ड. समझ में आया? ओके, सो इमीडिएट बैनिंग ऑफ द काउ स्लॉटर वॉज ऑर्डर्ड वंस द रिवोल्ट वॉज सक्सेसफुल. जिस पर्टिकुलर एरिया में रिवोल्ट सक्सेसफुल हो रहा था, वहाँ के जो लीडर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी को हरा रहे थे. वहाँ पे ज़्यादातर क्या किया जा रहा था, देखिए मुस्लिम्स जो है वो बीफ कंज्यूम करते हैं, दैट इज काऊ का मीट कंज्यूम करते हैं. ठीक है, लेकिन इस टाइम पर 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे उन्होंने काऊ स्लॉटर को कर दिया बंद, दैट इज गौ हत्या जो है वो बंद कर दी गई, उसका मीट कंज्यूम करना बंद कर दिया गया इन मेनी ऑफ द एरियाज. एक हमको ये फैक्टर नजर आता है ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. नेक्स्ट इज योर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर वेल रिप्रेजेंटेड इन द लीडरशिप. जो भी लीडर्स थे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के, अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है नाना साहिब का. अब नाना साहिब तो कहाँ पे फाइट कर रहे थे, ही वॉज गिविंग द लीडरशिप इन कानपुर, और उनको कौन सपोर्ट कर रहे थे, उनको अजीमुल्ला सपोर्ट कर रहे थे, हु वॉज अ मुस्लिम. ही वॉज एक्सपर्ट इन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा. तो ये नाना साहिब को सपोर्ट कर रहे थे. पॉलिटिकली कैसे गाइड करना है इस रिवोल्ट को, वो नाना साहिब को ये बता रहे थे, गाइड कर रहे थे. अब दूसरी तरफ एक लक्ष्मीबाई जी का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई का. इनको अफगान सोल्जर्स का सपोर्ट मिला. तो देखिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ही लार्ज स्केल पे हमको नज़र आ रही है यहाँ पे, और अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिख रहे हैं. ठीक है, सो द इवेंट्स ऑफ 1857 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वर नॉट बेसिकली कम्युनल
और सेक्टेरियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1857 से पहले या 1858 से पहले लोगों में, सोसाइटी में एटलीस्ट रिलीजन के बेसिस पे इतना डिविजन नहीं था। सेक्युलर सेक्ट मतलब यहाँ पे तो हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इतना डिवीजन नहीं था, कम्युनलिज्म नहीं था, ठीक है, कि आप हिंदू हो और हम मुस्लिम हैं, हम दोनों के तो इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, और वी कांट लिव टुगेदर, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये चीज़ बाद में ब्रिटिश ने ही इंट्रोड्यूस की थी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. So yes, Hindu-Muslim unity factor was important. Did I show you the question? Oh, I'm so sorry. Yes, please have a look at the question. Discuss the significance of Hindu-Muslim unity during the revolt of 1857. ये actually question जो है आपने NCERT में दिया हुआ है डायरेक्ट. The NCERT which has been written by Bipin Chandra. Okay, तो वहाँ से मैंने ये question उठाया. It's a direct question, right? कि आपको significance बताना है Hindu-Muslim unity का क्या था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ द रिवोल्ट. क्वेश्चन देख लेते हैं. देर आर न्यूमरस इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय द हिस्टोरियंस एंड अदर्स. गिव फ्यू एग्जाम्पल्स. ऑल्सो ड्रॉ आउट योर ओन ओपिनियन. क्वेश्चन है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेके अलग अलग हिस्टोरियंस के अपने व्यूज़ हैं, अपने ओपिनियंस हैं, और सिर्फ हिस्टोरियंस के ही नहीं, दूसरे लीडर्स के भी अपने कुछ व्यूज़ हैं. तो आपको उनके कुछ एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है, उन हिस्टोरियंस के व्यूज़ के या दूसरे लोगों के व्यूज़ के कुछ एग्जांपल्स देने हैं, प्लस आपको अपना खुद का व्यू भी प्रेजेंट करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दिस क्वेश्चन is asked in the mains examination, you should write in the conclusion your own view instead of some historian. Okay, let's see the different interpretations. So views differ on the nature of the 1857 revolt. 1857 revolt आखिर क्या था, कैसा था, इसको लेके सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, ठीक है. ओके, सो इट वॉज अ mere सिपॉय म्यूटनी टू सम ब्रिटिश हिस्टोरियंस. कुछ जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं ये कुछ नहीं था, सिर्फ सोल्जर्स की लड़ाई थी, उन्होंने रेबल कर दिया, सिपॉइज ने रेबल कर दिया, एंड दैट्स इट. अ होली अनपेट्रियोटिक selfish sepoy mutiny with no native leadership and no popular support. ये तो थोड़ा कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी भी हमको नज़र आ रहा है. ये कह रहे हैं कि ना तो पेट्रियोटिक था वो बिल्कुल भी, मतलब देशभक्ति की तो कोई भावना ही नहीं थी. सिपॉय सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, एंड कोई लीडरशिप, नेटिव लीडरशिप नहीं थी. दैट इज़ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी उस पर्टिकुलर एरिया से जो भी रिवोल्ट हो रहा था वहाँ पे, एंड सपोर्ट भी नहीं मिला इनको. जो डिफरेंट सेक्शंस है सोसाइटी के उनका सपोर्ट नहीं मिला. तो आप खुद सोचिए क्या ये चीज़ ट्रू है? नो, बिकॉज वी सॉ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे पार्टिसिपेटेड वेरी वेल. वो अलग बात है कि जो रीजन था पार्टिसिपेशन का वो लिमिटेड था, जैसे साउथ से पार्टिसिपेशन नहीं आया बिल्कुल भी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट ये कहना दैट कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला उसको या दूसरे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इट्स ऑल टुगेदर रॉन्ग. अग्रीड. अच्छा, अब ये कहा किसने है? ये कहा है सर जॉन सीली ने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप बहुत सारे हिस्टोरियंस के नेम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर देम. डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. सो ये जो लिखा है दैट इट वॉज जस्ट अ सिपॉय म्यूटनी and unpatriotic and selfish sepoy mutiny, it has been said by Sir John Seeley. Remember this. Okay, तो ये बताते भी हैं आगे कि ये कंप्लीट पिक्चर नहीं, जॉन सीली जो कह रहे हैं ये ट्रू नहीं है, because it involved many sections of the civilian population as I just told you, and the discontent of the sepoys was just one cause of the disturbance. ये जो रिवोल्ट हुआ पूरा, ठीक है, सिपॉइज अपना सफ़र कर रहे थे, ठीक है, उनको अपने रिलीजियस पे अटैक होता नज़र आ रहा था, और भी उनके कुछ डिफरेंट अपने रीजंस थे, लेकिन क्या सिर्फ एक यही रीज़न था? नो, वी सॉ देयर वर डिफरेंट रीजंस. इंडियन प्रिंसेस के अपने रीजंस हैं, पीजेंट्स के अपने रीजंस हैं, जमींदार्स के अपने रीजंस थे. ओके, सो देयर वर डिफरेंट कॉजेज इन्वॉल्व. तो ये कहना कि सिर्फ सिपॉइज की लड़ाई थी, सिर्फ उनके सेल्फ इंटरेस्ट की लड़ाई थी, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. ओके, देन देयर इज अनदर पर्सन, डॉक्टर के दत्त. ये कहते हैं दैट it is mainly a military outbreak which was taken advantage of by certain discontent princes and landlords. इनका मानना ये कि ये सिंपली एक सिपॉइज की रिवोल्ट था, रेबेलियन था. मिलिट्री का मतलब वही हुआ दैट ओनली सिपॉइज वर मेनली इन्वॉल्व, जिसका फ़ायदा किसने उठाया? प्रिंसेस ने एंड लैंडलॉर्ड्स ने. और ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, कुछ केसेस में ये ट्रू भी है. जब प्रिंसेस ने देखा कि हाँ एक पूरा
सैलाब आ रहा है सिपाहियों का लड़ने के लिए, बहुत ब्रेवरी से लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा उन्होंने उठाया और अपने अपने रीजन्स में उन्होंने भी रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे वीक होता नजर आया इस टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो इस वीकनेस का बाकी लोगों ने भी, बाकी इंडियन प्रिंसेस ने, रूलर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, जमींदार्स ने फायदा उठाने का कोशिश किया। ठीक है, हुज इंटरेस्ट हैड बीन अफेक्टेड बाय द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। अब आपको पता है कि जिस तरीके की नई गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था ब्रिटिश के अंडर में, जिस तरीके से पॉलिसी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, सब्सिडरी अलायंस के अंदर धीरे धीरे सब डोमिनियंस, ब्रिटिश के डोमिनियंस में सारे स्टेट्स आते जा रहे थे, तो इससे तो ऑलरेडी इंडियन रूलर्स पहले से परेशान थे, तो इनको इसमें एक मौका दिखाई दिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 में अपने इंटरेस्ट बचाने का मौका दिखाई दिया। ओके, सो ये डॉक्टर के दत्त कहते हैं। और फर्दर ये कहते हैं दैट नेवर ऑल इंडियन इन कैरेक्टर, ना तो ये रिवोल्ट जो है ऑल इंडिया, क्योंकि आपको पता है पूरे इंडिया में एक्सपेंडेड नहीं था, तो हम इसको ऑल इंडिया बिल्कुल नहीं कह सकते, बट वॉज लोकलाइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। और ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि लोकलाइज्ड था, पर्टिकुलर रीजन्स में था, पर्टिकुलर रीजन्स में रेस्ट्रिक्टेड था, उस कई रीजन्स में उस पर्टिकुलर एरिया से वो बाहर नहीं फैला, और पुअरली ऑर्गेनाइज तो हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं था सिपाहीज का। दत्त साहब फिर फर्दर कहते हैं दैट मूवमेंट वाज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ कोहेशन एंड द यूनिटी ऑफ पर्पस अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द रेबल्स। ये चीज़ अगेन डिबेटेबल है, ये कह रहे हैं दैट कोहेशन दैट इज कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, जो डिफरेंट सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, और यूनिटी भी नहीं है। समवेयर इट इज़ ट्रू एज वेल, ठीक है, जो डिफरेंट सेक्शंस आपके जो रेबल कर रहे हैं उनमें यूनिटी और कोहेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं दैट लेट्स से लोकल मासेस जो है, स्पेशली पीजेंट्स आपके तो इसलिए फाइट कर रहे हैं दैट उनकी लैंड्स उनसे छीन ली गई। ऑन दी अदर हैंड उसी स्टेट का रूलर शायद इसलिए फाइट कर रहा है कि उसका स्टेट एनेक्स कर लिया गया। तो यूनिटी ऑफ पर्पस, दैट इज किस पर्पस से आप ये रिवोल्ट कर रहे हो, शायद उसकी यूनिटी की कमी नजर आती है। ठीक है, सो ये दत्त साहब जी का कहना है। नेक्स्ट इज योर, it was at the beginning of the 20th century that 1857 revolt came to be interpreted as a planned war of national independence। देखिए 20th सेंचुरी दैट इज 1900 के टाइम की हम बात करें, तो इसके ही शुरुआत में हमने इसको टैग करना शुरू कर दिया रिवोल्ट ऑफ 1857 को एज द नेशनल मूवमेंट। और ये हुआ क्यों? ये हुआ वीडी सावरकर जी की वजह से, ठीक है, दैट इज वीर दामोदर सावरकर जी की वजह से। इन्होंने एक्चुअली एक बुक लिखी थी विच वॉज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, दैट हु हैज रिटन दिस बुक। तो इन्होंने ये बुक लिखी जहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो पूरा 1857 का रिवोल्ट था ये प्लान्ड वॉर था, मतलब इसको पहले से प्लान किया गया था, पूरी स्ट्रैटेजी बना के इसको लड़ा गया ऑफ द नेशनल इंडिपेंडेंस। किस लिए? पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए। ऐसा किसका कहना था? वीडी सावरकर जी का। सो सावरकर कॉल्ड द रिवोल्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इन्होंने कहा कि देश की इंडिपेंडेंस के लिए ये पहला वॉर था। ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ही सेड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द लॉफ्टी आइडियल ऑफ सेल्फ रूल बाय इंडियंस थ्रू अ नेशनलिस्ट अपसर्ज। इनका मानना ये है कि इंडियंस को ये सेंस हो गया था या फिर उनमें ये सेंस था कि हमें सिर्फ अपना राज चाहिए। क्या कहते थे हम इसको? स्वराज, ठीक है, दैट वी वांट टू रूल, वी ओनली वांट टू रूल इन आवर कंट्री। कोई बाहर से आके रूल नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, और एक नेशनलिस्ट अपसर्ज था, दैट इज नेशन को लेके एक सेंसिबिलिटी थी, एक जागरूकता आ गई थी। सो ये सावरकर जी का कहना है। ऑन दी अदर हैंड डॉक्टर एस एन सेन has written this book 1857. okay, the name is only 1857, इनकी बुक का नाम ही 1857 है। he considers the revolt as having begun as a fight for religion but ending as a war of independence. now this is quite different। ये कह रहे कि शुरुआत तो हुआ अपने रिलीजन को बचाने के लिए। यहाँ पे किसकी बात करें एक्चुअली कि इंडियन बोथ, आप मुस्लिम्स भी कह सकते हैं मेरे हिसाब से और हिंदूज भी कह सकते हैं कि हिंदू अपने रिलीजन को, मुस्लिम्स अपने रिलीजन को क्रिश्चियनिटी से शायद बचाना चाह रहे थे। स्टार्ट ये ऐसे हुआ क्योंकि ये रीज़न हमने देखा था, सिपाहीज ने इसीलिए फाइट किया कि उनको लगा हमारे रिलीजन पे अटैक हो रहा है। ये तो चलो एक रीज़न था, बाकी भी उनके रीजंस थे, जैसे उनको पे कम मिलता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, बट दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न कि रिलीजियस अटैक उनको लगा। तो एस एन सेन जी कहते हैं कि शुरू हुआ रिलीजन को बचाने से, लेकिन ये ख़त्म हुआ ऑन दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, आज़ादी चाहिए।
तो ये एसएन सिंह जी का कहना था। नेक्स्ट इज योर आरसी मजूमदार। सो आरसी मजूमदार जी कहते हैं दैट ना तो ये पहला, ना ही नेशनल और ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये पहला कोई वॉर हुआ है, इससे पहले भी बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी है, सिविल अपराइजिंग्स और पीसेंट अपराइजिंग्स और ट्राइबल मूवमेंट्स आप देख चुके हैं। ना ही ये नेशनल था, क्योंकि आपने देखा कि पैन इंडिया एक्सपेंशन नहीं था इसका, और ना ही एज सच कोई बात हो रही थी कि हाँ हमको पूरे देश से ब्रिटिश को बाहर निकालना है। और थर्ड कि ये इंडिपेंडेंस का भी वॉर नहीं था। ठीक है, तो ये आरसी मजूमदार जी का कहना है, क्योंकि वो कहते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने इस व्यू को दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड एंड मेनी सेक्शंस ऑफ द पीपल टुक नो पार्ट. At one hand, people took part. A lot of people took part. We saw civilians took part, the princes took part, okay, zamindars took part. लेकिन दूसरी तरफ there were zamindars who belonged to the higher strata, जो ज़्यादा influential थे, उन्होंने participate नहीं किया. कुछ रूलर्स बैकआउट कर गए, कुछ सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को. आपको सिंधिया का एग्जाम्पल याद होगा, ठीक है, सिंधिया ऑफ द ग्वालियर. सो लॉट ऑफ अदर सेक्शंस वर नॉट इन्वॉल्व. एडुकेटेड मासेस, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो भी इन्वॉल्व नहीं थे. तो इनका कहना ये है आरसी मजूमदार का कि कई सेक्शंस छूट गए और कंट्री, काफ़ी लार्ज पार्ट्स कंट्री के, वहाँ पे तो पता ही नहीं चला कि ये रिवोल्ट हो भी रहा है. ठीक है, सो आरसी मजूमदार. ओह बाय द वे, आरसी मजूमदार कुछ याद आ रहा है, ही इज़ द हिस्टोरियन, द नेशनल हिस्टोरियन. ओके, एंड वन मोर नेम इज़ देयर, ताराचंद, राइट. ये हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में किया था. ओके ओके, सो अकॉर्डिंग टू सम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, जो मार्क्स की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, वो जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं दैट 1857 रिवोल्ट वाज द स्ट्रगल ऑफ द सोल्जर, पीस एंड डेमोक्रेटिक कंबाइन. कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्ट्रगल था सोल्जर का एक तरफ, ठीक है, और पीजेंट्स का एक तरफ. मतलब ये दोनों कंबाइन होके, जो फार्मर्स हैं आपके और जो सिपॉइज हैं वो लड़ रहे हैं. एंड किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? फॉरेन रूल के अगेंस्ट में. ओके, एंड द फ्यूडल बॉन्डेज एज वेल, दैट द सेम, जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था. ओके, सो दिस वॉज द व्यू ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. अच्छा, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, यू नो ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मार्क्सिस्ट की क्या फिलॉसफी थी. आपको पता है दैट मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कम्युनिज्म. तो यहाँ पे हमें क्या एंगल देखने को मिल रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड बना दिया कि ये सोल्जर, एक सिपॉइज की कम्युनिटी, पीजेंट्स की कम्युनिटी, वो मिलकर लड़ाई कर रहे हैं. ठीक है, हाउएवर दिस व्यू कैन बी क्वेश्चन. लेकिन आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि लीडर्स जो थे रिवोल्ट के, वो डिफरेंट फ्यूडल बैकग्राउंड से भी थे. ठीक है, अब आप बेस्ट एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, बिहार के कुंवर सिंह खुद एक जमींदार थे, वो भी तो लड़ाई कर रहे थे. तो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ कि सिर्फ इनके अगेंस्ट में लड़ाई हो रही थी, जो पीजेंट है सिर्फ इनके अगेंस्ट में लड़ाई कर रहा था. ये भी ट्रू बात नहीं है. ठीक है, ये कह रहे हैं कि सोल्जर जो है वो फॉरेन रूल के अगेंस्ट लड़ रहा है, पीजेंट जो है वो जमींदार के अगेंस्ट लड़ रहा है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. लेकिन ये सही नहीं है. नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना एक व्यू पॉइंट दिया है. ये मानते हैं दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 was essentially a feudal uprising, though there were some nationalistic elements in it. तो इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, JL नेहरू जी ने लिखी है. इन्होंने कहा है, इन्होंने भी इस चीज़ को माना है दैट ये फ्यूडल अपराइजिंग थी, दैट इज पीजेंट्स की, फार्मर्स का रिवोल्ट था ये. एंड कुछ नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स भी हमको देखने को मिलते कि कई जगह, ठीक है, लोगों का एक और रीज़न था कि हाँ, ये फॉरेन रूल को बाहर निकालना है, अपने लैंड से हमको बाहर निकालना है. तो कहीं कहीं वो एलिमेंट हमको नज़र आ जाता है. लेकिन अगेन सेम थिंग, इट वॉज नॉट स्प्रेड इन द होल इंडिया. ठीक है, देन देयर इज अनदर पर्सन, MN रॉय. MN रॉय जी कहते हैं दैट रिवोल्ट वॉज अ लास्ट डिच स्टैंड ऑफ फ्यूडलिज्म अगेंस्ट द कमर्शियल कैपिटलिज्म. सेम चीज़ कि जो कैपिटलिज्म ब्रिटिश लेके आ गई थी, कैपिटलिज्म का यहाँ पे क्या मतलब है? दैट इज़ मार्केट की इंपॉर्टेंस जो आ गई थी ब्रिटिश के आने के बाद, कि सिर्फ और सिर्फ हमको प्रॉफिट अर्न करना है, मार्केट इकोनॉमी बनाना है. उसके अगेंस्ट में ये फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में ये लड़ाई थी. ठीक है, सॉरी, फ्यूडलिज्म की ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में लड़ाई थी. दैट इज जो आपके जमींदार थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी लड़ाई थी ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट. क्योंकि उनको ये खतरा लग रहा था कि अगर इस मार्केट इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी तो हमारी इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाएगी. नाउ RP दत्त,
भी कहते हैं दैट सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द पीजेंट्री अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन इवन एज ही एक्नॉलेज्ड इट टू बी अ डिफेंस ऑफ द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। आरपी दत्त भी कहते हैं दैट ये पीजेंट्री का ही रिवोल्ट था, फार्मर्स का रिवोल्ट था फॉरेन डोमिनेशन के अगेंस्ट, लेकिन ठीक है जो ब्रिटिश का डोमिनेशन हो गया है उसके अगेंस्ट। और यहाँ पे इन्होंने भी इस चीज़ को माना कि जो पुराना जो कल्चर चला आ रहा था, जमींदारी का जो सिस्टम चला आ रहा था, उसको भी प्रोटेक्ट करने का कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट था। ठीक है, देन रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट ईजी टू कैटेगराइज। तो हमें कंक्लूजन में क्या नजर आता है कि आप इसको इतना इजीली कैटेगराइज नहीं कर सकते। वन कैन ईजिली डिसमिस सम व्यूज, कुछ व्यूज को आप टोटली डिनाई कर सकते कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज दिस पर्सन L.E.R. रीज, ठीक है, जो मानते हैं दैट इट वॉज अ फेनेटिक रिलीजनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियंस। ये कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरफरी लड़ाई थी लोगों की, हिंदूज की, मुस्लिम्स की, अपने रिलीजन को बचाने के लिए क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट। ठीक है, इसको बिल्कुल फैनेटिक इन्होंने नाम दे दिया, मतलब कट्टर और सिरफिरी लड़ाई थी ये। ऐसा किसका कहना है? L.E.R. रीज का। बट ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, इसको तो हम कॉन्ट्रोडिक्ट भी कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आई डोंट नीड टू टेल यू अगेन एंड अगेन प्लीज, ओके। देन T.R. होम्स कहते हैं दैट इट was a conflict between the civilization and the barbarism। अब ये बहुत ही मतलब टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन का व्यू है। ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, सिविलाइजेशन ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, EIC को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बार्बरिज्म ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं? ये सिपॉइस को कह रहे हैं, ये जो पीजेंट्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, इनको कह रहे हैं कि ये बहुत ही बारबेरिक तरीके से लड़ाई कर रहे थे और सिविलाइजेशन के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे, क्योंकि ब्रिटिश क्या लेके आए? सिविलाइजेशन लेके आए, ऐसा इनका मानना है। बट वन कैन नॉट क्वाइट गो सो फार एज टू एक्सेप्ट इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें T.R. होम्स ने जो कहा और L.E.R. रीज ने जो कहा, हम इसको टोटली कॉन्ट्राडिक्ट और डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। ठीक है, इट हैड सीड्स ऑफ नेशनलिज्म। ऐसी बात नहीं है कि नेशनलिज्म बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। इसने बेसिकली क्या किया? नेशनलिज्म के सीड बो दिए, बीज बो दिए इसने, एंड एंटी इंपीरियलिज्म के बीज बो दिए, दैट इज ब्रिटिश को निकालने की जो आगे अब लड़ाइयाँ होने वाली थी उसके बीज इसने बो दिए। ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन नेशनैलिटी, नेशनहुड वॉज नॉट इनहेरेंट टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। दैट इज अभी भी लोग इंडिया को शायद एक कॉमन लैंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, सॉरी। एंड नेशन, दैट इज जो राष्ट्रीयता की एक सोच है वो भी अभी बिल्डअप नहीं हुई है। तो ये 1857 में ये तो हम जो है इस चीज़ को का सपोर्ट नहीं कर सकते कि ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, नाउ इट इज डाउटफुल if the separate communities that participated in the revolt did so because they had a common nationhood। तो ये बहुत ही डिबेटेबल चीज़ हो जाएगी ये, और एनालाइज करने की ज़रूरत है इसको कि क्या जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल फाइट कर रहे थे, क्या वो वाकई में उस राष्ट्रीयता की, उस नेशनहुड की फीलिंग से क्या वो जुड़े हुए थे? क्या उनके मन में ये सेंस था या फिर ये फीलिंग थी कि हाँ हमें अपने देश को बचाना है और अपने देश से इस फॉरेन गवर्नमेंट को निकालना है? तो ये चीज़ थोड़ी हमें डाउटफुल नज़र आती है। Furthermore, what of the southern section which was not a part of the revolt? और यही क्वेश्चनिंग बार बार की जा रही है कि उन रीजन्स का क्या जो बिल्कुल अनटच्ड रहे इस रिवोल्ट से। तो जब कुछ सेक्शंस, कुछ रीजन्स बिल्कुल ही अनटच्ड नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं गलत ही होगा कहना दैट इट वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द नेशनल वॉर। ठीक है, नेशनल का मतलब क्या है कि आपका पूरा नेशन इन्वॉल्व है। अब नेशन इन्वॉल्व तो छोड़िए, कई जगह तो नेशन का कॉन्सेप्ट ही अभी बिल्डअप नहीं हुआ है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब रानी लक्ष्मीबाई का क्या वॉर क्राई था, उन्होंने क्या बोला था? दैट मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो उनके लिए उस टाइम पे जो नेशन का मतलब था वो उनकी झांसी से था, एंड झांसी इज द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया। I am not, see please, I'm not trying to hurt the sentiments of any section or any people. I'm just giving my viewpoint that nationhood की feeling अभी भी कहीं ना कहीं missing है, and those people who are fighting to oust the foreign rule
वो अपनी पर्टिकुलर लैंड से ही सिर्फ कि हाँ मुझे अपनी ज़मीन से निकालना है, उस पर्टिकुलर विलेज से, उस पर्टिकुलर स्टेट से हमको निकालना है, ठीक है। ओके, सो ईच ऑफ द लीडर्स दे हैड अ पर्सनल कॉज, ठीक है, फॉर रिवोल्टिंग, ईच हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप इनका ले लीजिए, पर्सनल रीजंस की जब हम बात करते हैं तो जैसे कुंवर सिंह थे बिहार के, तो वो जमींदार थे, उन्होंने क्यों फाइट किया था, बिकॉज उनकी ज़मीन उनसे छीन ली गई थी, ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फिर आप नाना साहिब का एग्जाम्पल ले लीजिए, नाना साहिब ने किस लिए फाइट किया था, क्योंकि उनको पेशवा नहीं बनाया था, उन्होंने इसलिए फाइट किया। एंड डिफरेंट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको उस पर्टिकुलर रीजन के लोकल कॉज नज़र आएंगे, ठीक है, और सेल्फ कुछ कॉजेज नज़र आएंगे। ओके, so Dr. Sen points out national revolutions are mostly the work of a minority with or without the active support of the masses. So Dr. Sen कहते हैं कि ये जो नेशनल रेवोल्यूशंस होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये ज़्यादातर एक कोई माइनॉरिटी सेक्शन जो जिसका नंबर कम है, जो कम नंबर्स में प्रेजेंट है, उसका वॉर होता है, उसकी लड़ाई होती है विद और विदाउट दी एक्टिव सपोर्ट। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आपको मासेस का सपोर्ट मिल ही जाए, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। सो ये भी कुछ डिफरेंट नज़र आता है। ये कह रहे हैं, ये एक्चुअली इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो कुछ रीजन्स छूट गए, जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं दिया, या कुछ सेक्शंस जो छूट गए, तो उसका रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं हर नेशन की लड़ाई में, हर राष्ट्र के हर लड़ाई में आपके सभी सेक्शन जो है पार्टिसिपेट करें। ये डॉक्टर सेन जी का कहना है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द 1857 रिबेलियन कैन क्लेम अ नेशनल कैरेक्टर। तो आप डॉक्टर सेन कहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम नेशनल कैरेक्टर असाइन कर सकते, कह सकते हैं कि हाँ ये नेशनल वॉर था। सो वन मे से दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल ऑफ इंडियंस टू थ्रो ऑफ द ब्रिटिश रूल। लेकिन हाँ, कुल मिला के अगर हम बात करें, पूरा क्रक्स अगर हम देखें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक पहला ऐसा स्ट्रगल था जिसने ब्रिटिश रूल को बाहर निकालने का सोचा। नाउ दिस इज समथिंग, इसको भी आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने ट्राइबल मूवमेंट्स की बात की थी तो उसमें भी आपने देखा था दैट कई जगह वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या यूनिक चीज़ नज़र आती है दैट वो ट्राइबल मूवमेंट्स तो और भी ज़्यादा लिमिटेड थे, उस बिल्कुल उस पर्टिकुलर विलेज में लिमिटेड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक वाइड पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। तो हाँ, ये आप इसको फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल बोल सकते हैं ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने का। इवन दिस व्यू हैज़ बीन क्वेश्चन, लेकिन इसको भी क्वेश्चन किया गया है बाय सम हिस्टोरियंस, जो कहते हैं अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो प्रीवियस अपराइजिंग्स हुई हैं आपकी, उन्होंने भी कोशिश की है इस फॉरेन योक को निकालने की, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको शायद उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, जितना रिकॉग्निशन या जितनी पॉपुलैरिटी इस 1857 के रिवोल्ट को मिल गई, उनको शायद इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। एस.बी. चौधरी कहते हैं दैट द रिवोल्ट वॉज द फर्स्ट कंबाइंड अटेम्प्ट ऑफ मेनी क्लासेस ऑफ द पीपल टू चैलेंज अ फॉरेन पावर। ये कुछ सही कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, उन लोगों ने मिल के, मासेस ने मिल के फॉरेन पावर को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया। सो दिस इज अ रियल इफ रिमोट अप्रोच टू द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ऑफ अ लेटर स्टेज। तो ये कह रहे हैं कि ये है एक्चुअल में, अगर ठीक है थोड़ा सा जो रिलेशन अगर हम बनाएं, क्लोज रिलेशन शायद नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से अब शुरू हो जाती है क्या अप्रोच की, हमें इंडिया को फ्री कराना, एक फ्रीडम मूवमेंट की अप्रोच यहाँ से शुरू हो जाती है, जो हमें लेटर स्टेजेस में देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ग्रे बॉक्सेस में देख लेते हैं कुछ और भी व्यू पॉइंट्स हैं, जैसे एरिक स्टोक्स हैं आपके। So Eric Stokes says that 1857 stands firmly in a historical continuum. That is historical past events का जो ये sequence है, उसमें 1857 एक बहुत important कड़ी है, पार्ट है उसका, ठीक है। नॉट ऑफ कोर्स इट वॉज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द सोशल फोर्सेज ब्लोइंग ऑफ द पॉलिटिकल क्रस्ट। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से सिपोही ने डिसाइड किया कि हम जो है ये जो फॉरेन पॉलिटिकल क्रस्ट का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उस ब्रिटिश रूल को या उस कंपनी रूल को। तो ऐसा नहीं कि सडनली उन्होंने डिसाइड किया सभी ने और एंड दे स्टार्टेड दिस रिवोल्ट टू oust the foreign rule, but rather fortuitous conjuncture that laid these forces bane. ये actually by chance हो गया that different group of people, different sections of the people, they combined it together and they started this revolt.
ओके, कंजंक्चर मीन्स इन द कॉम्बिनेशन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल. सो 1848 का जो यूरोप में रेवोल्यूशन चल रहा था उसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने. अब इस रेवोल्यूशन में क्या चल रहा था, दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो लोग सफ़र कर रहे थे, स्पेशली और लेबर क्लास, दे वर नॉट गेटिंग पेड वेल, उनके वेजेस बहुत लो थे, या फिर उनकी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही थी, उनको वर्किंग कंडीशंस उनकी बहुत खराब थी. ओके, सिमिलरली देयर वर अदर रीजंस एज वेल, दैट फेमाइन, दैट क्रॉप फेलियर, देयर वर मेनी रीजंस. तो जिस तरीके से वहाँ पे उस रेवोल्यूशन में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे केम टुगेदर बाय चांस. ओके, सो दैट सेम हैपेंड विद द 1857 रिवोल्ट. जिस तरीके से उस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेशन देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी दे वर मूविंग इनटू द अर्ली स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे भी आ रहा था, और इसको अगर आप रिलेट कीजिए इंडिया में, तो मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है. तो इस तरीके से उन्होंने रिलेट किया है दैट इट वाज जस्ट बाय चांस दैट फोर्सेस कंबाइंड एंड द रिवोल्ट टुक प्लेस. So the other sections of the society, they were kind of by chance drawn into the revolt. Okay. तो ये एरिक स्टोक्स का कहना है. देन एस.बी. चौधरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेट्स स्किप इट. आर.सी. मजूमदार हम देख चुके हैं. ताराचंद जी क्या कहते हैं, दैट इट हैज़ टू बी एडमिटेड दैट वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज नॉट इंस्पायर्ड बाय द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म. सेम चीज़ ताराचंद भी वही कह रहे हैं, दैट नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीय भावना जो है यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट है. For in 1857 इंडिया वॉज नॉट येट पॉलिटिकली ए नेशन, क्योंकि 1857 की बात करें तो इंडिया अभी भी एक प्रॉपर देश तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता एज अ नेशन. ओके, सो इट इज़ अ फैक्ट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कोऑपरेटेड. ये बिल्कुल सच बात है कि हिंदूज ने मुस्लिम्स में कोऑपरेशन किया, बट द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ द टू कम्युनिटीज वर मूव्ड बाय पर्सनल लॉयल्टीज रादर देन द लॉयल्टी टू कॉमन मदरलैंड. तो ये कह रहे हैं कि उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट थे, उनकी जो लॉयल्टी थी वो उनकी पर्सनल लॉयल्टी थी, उनकी अपने पर्टिकुलर एरिया से लॉयल्टी हो सकती है, अपने पर्टिकुलर लीडर से लॉयल्टी हो सकती है, लेकिन एज अ कॉमन नेशन उनकी लॉयल्टी नहीं थी कि हाँ देश के प्रति उनकी लॉयल्टी है, दैट इज मदरलैंड के प्रति उनकी लॉयल्टी है, या इंडिया के प्रति. ठीक है, देयर आर अदर व्यूज एज वेल. Percival Spear, or you pronounce it as Percival, whatever way. So the passions of the mutineers were centered on the grievances, not on the larger ideas. They are saying कि जो reasons थे mutineers के, सिपाहीज के, उनके personal reasons थे, personal sufferings पे based थे, ना कि कोई बहुत बड़ा उनका ideology था या फिर common उनका goal था of the independence of India. एस.एन. सेन हमने देख लिया. John Lawrence is saying that had a single leader of ability arisen among them, that is the rebels, we must have been lost beyond redemption. That is, this was so cruel, that this war, the revolt was so cruel that अगर British capable leaders नहीं होते तो हमको इस क्रूअल फोर्स से कोई नहीं बचा सकता था, इस ईविल फोर्स से हमें कोई नहीं बचा सकता था. ओके, जॉन लॉरेंस इज सेइंग. मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड स्टैनले वॉलपर्ट ही इज सेइंग दैट इट वाज फार मोर देन अ म्यूटनी, येट मच लेस देन अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. म्यूटनी से कहीं ज़्यादा, मिलिट्री रिवोल्ट से कहीं ज़्यादा, लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कम. सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट व्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट व्यूज आर दे. नेक्स्ट लेक्चर में कंसिक्वेंसेज देखेंगे. Go through them very well and attempt this question. And yeah, thanks a lot for learning with me. Don't forget to like, share and subscribe, and meet you in the next lecture. But yeah, please don't forget to go through these quotes which I have not told you. ये हम एक्चुअली कर चुके हैं, जैसे एस.बी. चौधरी और आर.सी. मजूमदार, बट आप एक बार इसको रीडिंग ज़रूर देंगे, पॉज करके इसको रीडिंग दीजिए. ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.